स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 16 का लास्ट टॉपिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पेट्रोलियम है क्या। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी पेट्रोलियम है क्या। क्रूड ऑयल भी कहा जाता है इसको। क्रूड ऑयल न्यूज़ में हम सुनते हैं अक्सर क्रूड ऑयल, या इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन देखो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फॉसिल फ्यूल वर्ड। फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है कोल, फॉसिल फ्यूल में आ जाता है नेचुरल गैस, और फॉसिल फ्यूल में आ जाता है क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। ये तीन चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स में आ जाती हैं। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले अर्थ पे कुछ ऐसी चेंजेस आए जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर मौजूद जो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो किसी वजह से ज़मीन के अंदर दब गए। और जब वो ज़मीन के अंदर दब गए तो ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे उनके ऊपर कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, जिसके नतीजे में वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स कन्वर्ट हो गए इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। अब ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स थे, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स जिन पे केमिकल रिएक्शंस होते रहे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे, और वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में, विच इज़ कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है। फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो फॉसिल फ्यूल्स मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर है। अब हम वन बाय वन, हमने कोल और नेचुरल गैस को तो चैप्टर 3 में पढ़ लिया है डिटेल में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम, जिसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। तो अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल या रॉक ऑयल ये है क्या, ये एक नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट जो है उसके नीचे पाया जाता है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। उसके अलावा रॉक ऑयल भी कहा जाता है इसको। अब ये है क्या, ये मिक्सचर है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किस चीज़ का, हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और हाइड्रोकार्बन्स भी गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसियस, liquid and solid हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन्स सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं। और ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, अलोंग विद वाटर। इसमें वाटर भी मिक्स हो सकता है, इसमें सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, अलोंग विद वाटर सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। और चूंकि ये अर्थ में मौजूद है, अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स के बीच मौजूद होता है, तो इसमें अर्थली पार्टिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे स्टोन, वुड एंड सो ऑन। अर्थली पार्टिकल्स, अर्थ के अंदर मौजूद पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स अलोंग विद वाटर, सॉल्ट्स एंड अर्थली पार्टिकल्स। इसके अलावा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा क्रूड ऑयल है या रॉक ऑयल है या पेट्रोलियम है, ये लाइटर है। लाइटर का मतलब कि इसकी लेस डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी कम है। जैसे हम
आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के अगर अंदर बर्फ डालें, आइस डालें, तो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो पेट्रोलियम लाइटर है, इसकी लेस डेंसिटी है। लेस डेंसिटी होने की वजह से ये पानी के अंदर पानी में अगर इसको डाला जाए तो ये पानी के ऊपर ही होगा, अंदर डिजॉल्व नहीं होता। इसके अलावा ना सिर्फ लाइटर देन वाटर है, बल्कि इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये रॉक्स के अंदर मौजूद होता है क्रूड ऑयल, तो ये ठीक हमारी ग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के अंदर जो मौजूद पानी है, ठीक उसके ऊपर होता है, ठीक उसके ऊपर। देखो ये कुछ इस तरह, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, उसके नीचे शेल की एक लेयर होती है, उसके नीचे इम्पीरियस रॉक्स हैं, ये है इम्पीरियस रॉक्स, और ये भी इम्पीरियस रॉक्स, इम्पीरियस रॉक्स और इम्पीरियस रॉक्स। इम्पीरियस रॉक्स के बीच ये है वाटर, वाटर की लेयर, और ठीक वाटर के ऊपर ये पेट्रोलियम होता है पड़ा। ठीक है, अगर कहीं पे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के ज़खायर हैं तो वो ठीक पानी के ऊपर होंगे, और उसके भी ठीक ऊपर क्या होती है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे पास हो गया, हमारे पास पेट्रोलियम हो गया, दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं और दोनों ही सेम तरीके से बनते हैं कि जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स का डिकम्पोजिशन होता है एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे ज़मीन के अंदर, तो ये बनते हैं। और इस वजह से ये ठीक पानी, चूंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो ये ज़मीन के अंदर जो मौजूद ग्राउंड वाटर होता है उसके ठीक ऊपर इम्पीरियस रॉक्स के बीच मौजूद होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ। बिल्कुल वैसे ही जो हम 3rd चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, बाय द डीकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स, ये एनिमल्स जो कि ज़मीन के अंदर दफन हो गए और कई सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उनके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन ज़मीन के अंदर होते रहे, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ज़मीन के अंदर चूंकि एब्सेंस ऑफ एयर होगी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे उनके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहे और डेड प्लांट्स और एनिमल्स कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में। यहाँ भी कुछ ऐसे ही बताया ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम कैसे हुई। या तो ज़मीन के अंदर दब गए एनिमल्स और प्लांट्स, या सी के अंदर भी कि कुछ रीजंस की वजह से अगर एनिमल्स और प्लांट्स डाई हो गए सी के अंदर, और वो समंदर के या पैंदे के अंदर जाके इकट्ठे हो जाएं और फिर उनके ऊपर सैंड और मड और ये चीज़ें आ जाए, तो वो उसके अंदर दबते जाएंगे समंदर के अंदर। सुना होगा आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर के समंदर के अंदर जो है वो ज़खायर मिले हैं पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के। तो वो क्या है, वो क्रूड ऑयल के ज़खायर जो है वो सिर्फ समंदर में नहीं मिल सकते, समंदर की जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे नहीं मिल सकते, बल्कि आम जो लैंड है उसके ऊपर भी अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स के बीच मौजूद हो सकते हैं। तो समंदर के अंदर वो कैसे बने होंगे, समंदर के अंदर वो ज़खायर कैसे बने होंगे? अगर समंदर के अंदर मौजूद एनिमल्स और प्लांट्स डाई हो गए, ज़्यादा डाई हो गए, और उसके बाद उनके ऊपर सैंड और ये चीज़ें आ गई, वो वहाँ दब गए, वहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, दब गए ना वो अंदर, दब गए, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे उनके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब इन डेड एनिमल्स और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम कैसे हुआ? बाय द डीकम्पोजिशन, पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है वो ब्राउनिश या ग्रीनिश कलर में, कलर इसका कुछ ब्राउनिश, ग्रीनिश, ब्लैकिश इस तरह का होता है, और हमारी चैप्टर 3 की डेफिनेशन में प्रॉपरली ये मेंशन्ड है। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम कैसे हो गया ये हमने पढ़ रखा है। और उसके अलावा पेट्रोलियम, ये भी मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम जो है वो ठीक पानी के लेयर के ऊपर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर से लाइटर है, वाटर से इसकी डेंसिटी कम है, तो पानी के ऊपर मौजूद रहेगा। और गैसियस जो नेचुरल गैस है वो भी ठीक पेट्रोलियम के ऊपर होगी। यहाँ पे हमने बीइंग लाइटर
and insoluble in water, it floats over the water and forms an oil trap. The gaseous product accumulated over the petroleum were found as natural gas. ठीक पेट्रोलियम के ऊपर क्या होगा, गैसियस जो हाइड्रोकार्बन हैं वो इकट्ठे होते हैं और दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल गैस. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम. ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को कैसे निकाला जाता है. तो क्या किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है. ड्रिलिंग करके ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं और उसके बाद वहाँ से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है. क्रूड ऑयल को कैसा निकाला जाता है, ड्रिलिंग होल्स या ऑयल वेल. ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं, एक तरह से खुदाई करके कुएं बनाए जाते हैं और फिर ऑयल को वहाँ से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है. और अगर जैसा कि हमें पता है क्रूड ऑयल के ठीक ऊपर नेचुरल गैस होती है, तो जब कुएं बनाए जाते हैं, ड्रिलिंग की जाती है, तो सबसे पहले तो नेचुरल गैस बाहर आती है. हाई प्रेशर पे नेचुरल गैस बाहर आएगी और बाज़ औक़ात नेचुरल गैस के साथ क्रूड ऑयल भी साथ आना शुरू हो जाता है. लेकिन जब प्रेशर कम हो जाता है नेचुरल गैस का, तो फिर नीचे से पंप किया जाता है, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है. न्यूज़ में हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि जो है वो क्रूड ऑयल के ज़खायर वहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए. तो वो कहाँ कैसे निकाला जाता है क्रूड ऑयल को. और आप सोच रहे होंगे क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर बहुत सारी तरह के जो है फ्रैक्शंस होते हैं. जैसे पेट्रोलियम है वो भी क्रूड ऑयल के अंदर से निकाला, जैसे पेट्रोल है वो भी क्रूड ऑयल के अंदर से निकाला जाता है. जैसे जो है मट्टी का तेल है ये भी क्रूड ऑयल के अंदर से निकाला जाता है. तो क्रूड ऑयल के अंदर से बहुत सी तरह के जो हैं वो फ्यूल्स जो हैं या ये कह लो फ्रैक्शंस जो हैं वो निकाली जाती हैं. अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्रूड ऑयल के अंदर से कैसे इन तमाम पेट्रोल हो गया, मट्टी का तेल हो गया, इन सबको कैसे अलग किया जाता है, अब ये हम पढ़ेंगे. हाँ जी, उसके बाद रिफाइनिंग के प्रोसेस में जो क्रूड ऑयल है उसमें से जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलग किया जाता है. अच्छा, फ्रैक्शंस क्या, देखो ये जो ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकाला जाता है इसमें से पेट्रोल भी निकाला जाता है, इसी के अंदर से डीजल ऑयल अलग किया जाता है, इसी के अंदर से केरोसिन ऑयल अलग किया जाता है, इसी में से पेट्रोलियम गैस निकलती है. ये 6 डिफरेंट टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं जो उसके अंदर से निकलती हैं. अब आप और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग. रिफाइनिंग प्रोसेस इज द सेपरेशन, मतलब क्रूड ऑयल के अंदर से इन सब फ्रैक्शंस को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और 6 डिफरेंट फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल में से अलग की जाती हैं. इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स या फ्रैक्शंस. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जो एक फ्रैक्शन है वो एक कंपाउंड है. नहीं, हरगिज नहीं. देखो मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर. उसमें से फिर जिन फ्रैक्शंस को अलग किया जाता है वो फ्रैक्शंस भी कोई एक कंपाउंड नहीं है कि एक फ्रैक्शन एक कंपाउंड है. जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, वो एक कंपाउंड नहीं है, वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो जो पेट्रोलियम विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें से जो 6 फ्रैक्शंस अलग की जाती हैं ड्यूरिंग इट्स रिफाइनिंग, वो खुद भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है. ऐसा नहीं है कि वो एक कंपाउंड है, ऐसा हरगिज नहीं है. अब क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की कैसे जाती है, ये की जाती है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझने से पहले आपको कैसे की जाती है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस समझने से पहले डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्टिलेशन के बारे में बताऊंगी. देखो, डिस्टिलेशन में सपोज कर लो कि मेरे पास इस टाइम में मिक्सचर पड़ा हुआ है और वो किस चीज़ का है, वाटर और एथानॉल का, वाटर प्लस एथानॉल का मिक्सचर है. वाटर प्लस एथानॉल के मिक्सचर मेरे पास पड़ा है और
मुझे इसमें से वाटर को भी सेपरेट करना है और एथानॉल को, वाटर और एथानॉल दोनों को सेपरेट करना है। ये मेरे पास मिक्सचर है। अब मैं इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकती हूँ। कैसे भला मैं सेपरेट करूंगी? देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस है और एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, मुझे मालूम है। एथानॉल है या अल्कोहल ले लो, कोई और अल्कोहल ले लो, ठीक है, उसका 78 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से इसको सेपरेट कर सकती हूँ। कैसे? डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। अब मैं आपको पहले आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल की कैसे की जाती है इजीली समझ आ जाएगी। अब इसके लिए पता है क्या किया जाता है? एक फ्लास्क ली जाती है। ये कुछ इस तरह की फ्लास्क होती है सर्कुलर शेप में। ये फ्लास्क ली जाती है और फ्लास्क को ऊपर से किया जाता है क्लोज, और साथ जनाब इसमें एक थर्मामीटर भी लगाया जाता है। थर्मामीटर भी लगाया जाता है। ये हमारा हो गया थर्मामीटर, टेम्परेचर चेक करने के लिए। और साथ इसमें यहाँ से अटैच किया जाता है कंडेंसर। क्या अटैच किया जाता है? कंडेंसर। कंडेंसर डेयर कुछ इस तरह का होता है कि एक अंदर पाइप होता है, एक अंदर पाइप होता है छोटा सा, और उसके बाहर भी एक पाइप होता है, ठीक है। उसके बाहर यूं समझो कि ये एक पाइप और इसके ऊपर यूं एक पाइप है, ठीक है। एक ऊपर इसके यूं पाइप होता है, ये एक पाइप अंदर है और ये ऊपर एक पाइप है। बिल्कुल मैं वैसे ही बनाने की, ये अंदर वाला पाइप और ये बाहर वाला पाइप। और ये जो बाहर वाला पाइप होता है ना, इसमें एक साइड से छोटी सी इनलेट होती है, ठीक है, मतलब पाइप समझो ये खुला हुआ एरिया, और एक साइड से एक और इनलेट बनी हुई थी जहाँ से पानी बह जा सकता है। और ये हमारे कंडेंसर का अंदर वाला पाइप हो गया। और इसके साथ यूं जो है वो कोई भी कंटेनर रख दिया जाता है ताकि जब ये दोनों सेपरेट हों तो हमें अलग अलग मिल जाए। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वाटर और एथानॉल का मिक्सचर ले लेंगे। वाटर और एथानॉल का मिक्सचर, वाटर और एथानॉल के मिक्सचर को क्या करना शुरू कर देंगे? हीट करना शुरू कर देंगे। देखो, इसकी हीटिंग शुरू कर देंगे, और जब इसकी हीटिंग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब 78 डिग्री सेल्सियस आएगा, उस टाइम एथानॉल की क्या शुरू हो जाएगी? यहाँ पे बॉइलिंग। और जब बॉइलिंग शुरू होगी तो एथानॉल के क्या बन जाएंगे? वेपर्स। क्या बनेंगे? एथानॉल वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और वेपर्स ये वाले यहाँ से ये कंडेंसर के इनर पाइप से गुजरेंगे, इनर पाइप से। इसके आप वेपर्स बन गए, मतलब ये गैस में कन्वर्ट हो गया। पहले हमने इसको हीट किया तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। और जब ये कंडेंसर में से गुजरेगा, ये हमारे पास क्या है जी? कंडेंसर। कंडेंसर में अंदर वाले पाइप से तो ये गैस जो एथानॉल है गैसियस फॉर्म में है, ये गुजरेगा। लेकिन ये जो बाहर वाले पाइप्स होते हैं, इनमें से पता है क्या किया जाता है? इनमें से ठंडा पानी गुजारा जाता है, कोल्ड वाटर। ये वाली इनलेट से, ये वाले जो पाइप है, इससे वाटर अंदर को इंसर्ट किया जाता है। वाटर, कोल्ड वाटर इनलेट होता है, कोल्ड वाटर इनलेट जहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और आप यूँ समझो कि ये यूँ पाइप है और पाइप के ऊपर यूँ पाइप है, ठीक है। तो ये यूँ अगर पाइप है तो यहाँ से पानी को, ये यूँ पाइप लगा हुआ है, यहाँ अंदर वाले पाइप से तो गुजर रहा है एथानॉल के वेपर्स, लेकिन ये जो बाहर वाला इसके पाइप होता है उसमें से एक साइड से कोल्ड वाटर को एंटर किया जाता है, और कोल्ड वाटर बाहर वाले पाइप से गुजर के इधर वाले जो पाइप बना हुआ था उधर से बाहर निकल जाता है। फिर कोल्ड वाटर आता जाता है और निकलता जाता है, कोल्ड वाटर आता जाता है और निकलता जाता है। अब यहाँ से जब कोल्ड वाटर गुजरेगा तो अंदर वाले पाइप से वेपर्स गुजर रहे हैं, और जब अंदर वाले पाइप से वेपर्स गुजरेंगे तो वो वेपर्स यहाँ से गुजरते हुए उन वेपर्स की हीट को ये कोल्ड वाटर, बाहर वाले पाइप में मौजूद कोल्ड वाटर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर वाले जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? यहाँ से गुजरते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दोबारा से लिक्विड में। और जब ये वेपर्स यहाँ से लिक्विड की फॉर्म में बाहर आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलना शुरू हो जाएगा? एथानॉल। क्या मिलना शुरू हो जाएगा?
एथेनॉल, पहले तो यहाँ पे हम जब हीट करेंगे ना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक 78 डिग्री सेल्सियस पे सारा का सारा एथेनॉल वेपराइज होके यहाँ से जब कंडेंसर में से गुजरेगा तो वो दोबारा गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर सेपरेट हो जाएगा। 78 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे एथेनॉल वेपराइज होके दोबारा से यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, मतलब गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है कंडेंसर कहा जाता है। और ये जब यहाँ से बाहर एथेनॉल आएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरह 78 डिग्री सेल्सियस तक सारा का सारा एथेनॉल वेपराइज हो जाएगा और वेपराइज होके कंडेंस होने के बाद, कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। और जब ये फिर उसके बाद 78 से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि सारा का सारा एथेनॉल यहाँ से वेपराइज हो गया और इस कंटेनर को यहाँ से हटा लिया जाता है। फिर हमारे कंटेनर में यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। इस तरीके से इस टेक्निक को कहा जाता है डिस्टिलेशन टेक्निक, जिसमें ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर हो तो उसमें से उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, उनको पहले 1 बाय 1 किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में ले जाके वेपराइज किया जाता है, गैस में कन्वर्ट किया जाता है, और गैस में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कंडेंसर में से जब वो गैस गुजरेगी तो कंडेंस हो जाएगी, और जब कंडेंस होगी तो हमें यहाँ पे लिक्विड मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। इस तरह वो हमारा एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया और दूसरा यहाँ पे बच जाता है। इस टेक्निक को कहा जाता है डिस्टिलेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन टेक्निक में पहले उस चीज़ को गैस में कन्वर्ट करके फिर उसको कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करके सेपरेट किया जाता है उस मिक्सचर को। यही टेक्निक पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हुए भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो है बड़ी बड़ी भट्टियाँ ली जाती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह की जाती है, क्रूड ऑयल की या पेट्रोलियम की, इसमें से जो फ्रैक्शन है उसको अलग करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि भट्टियाँ लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी किलन्स, भट्टियाँ बनाई जाती हैं। उन भट्टियों के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसको हीट किया जाता है, और साथ ये कंडेंसर लगा हुआ है, बड़ा सा कंडेंसर, या इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहा जाता है। अब देखो, क्रूड ऑयल जो है या हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो हमें पता है क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अगर ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैं तो इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन भी होंगे जो कि एक कार्बन से बने होंगे। एक कार्बन है तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स होंगे इसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे जिनमें जो कि 2 कार्बन से बने हुए होंगे। अब अगर 2 कार्बन्स हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड्स पूरे। ऐसे भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे जो कि एक कार्बन से बने होंगे, ऐसे भी होंगे जो कि 2 कार्बन से बने होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी होंगे जो कि 3 कार्बन से बने होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी होंगे जो कि 4 कार्बन से बने होंगे। अगर 4 कार्बन से बने होंगे तो उनके साथ लगे हाइड्रोजन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। अब अगर जितने भी ज़्यादा 5 कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे उस मिक्सचर के अंदर, 6 कार्बन से बने हुए होंगे भी, 7, 8, 9, 10 अप टू 18, 20, इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे उस मिक्सचर के अंदर। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर एक कार्बन से हाइड्रोकार्बन बना है तो उसके गिर्द 4 हाइड्रोजन है। आप खुद सोचो कि इसका मैस कम होगा। अगर 2 कार्बन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो 2 कार्बन है तो उसके साथ 6 अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उसका मैस लाजमन इस मॉलिक्यूल का इससे ज़्यादा होगा। अगर 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है तो उसका मैस इन दोनों से ज़्यादा होगा। जितने कम कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा उतना उसका मैस कम होगा, जितने ज़्यादा कार्बन या हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल होगा उसका मैस उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे 5 यहाँ पे 4 कार्बन वाले का मैस, 4 कार्बन वाले
इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मास इन तमाम से ज़्यादा होगा, और अगर इसी तरह 18 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा तो आप सोचो उसका मास उससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं अब आपको क्या बताने लगी हूँ कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल है वो एक्चुअली मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। उस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें 1 कार्बन है, कुछ ऐसे हैं जिनमें 2 कार्बन है, कुछ ऐसे हैं जिनमें 4 हैं, 5 हैं, 6 कार्बन है। तो अगर जितने कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर कम होंगे उतना मॉलिक्यूल का मास कम होगा, और जितने कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा उतना ही उस हाइड्रोकार्बन का मास ज़्यादा होगा। अब देखो, ये हमारे पास फर्नस है, फर्नेसेस लगाई जाती है। फर्नेसेस के अंदर हीट किया जाता है क्रूड ऑयल को। यहाँ पे क्रूड ऑयल को किया जाएगा, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को किया जाएगा हीट। और हीट कितना किया जाएगा? अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस तक या फर्नेस के अंदर पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को हीट किया जाए। अच्छा, मेरी एक और बात सुनो, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट 400 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया जाएगा, नहीं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो ठीक 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कार्बन 1 वाले हाइड्रोकार्बन यानी जिनमें 1 कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन होगी, कार्बन 2 वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 3 वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन 4 वाले हाइड्रोकार्बन तक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से क्या कर जाएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, और ये लिक्विड से किस में चले जाएंगे? गैस में। लिक्विड से किस में चले जाएंगे? गैस में चले जाएंगे। अब देखो, ठीक 25 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस फॉर्म में चले जाएंगे? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में जाके यहाँ पे ये हमारे पास क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल हमारे पास उसको हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें से कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या कर जाएंगे? वो वेपर्स बन जाएंगे, वो गैस में चले जाएंगे। गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ से आ जाएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब वो आएंगे तो चूंकि उनका मास कम है तो ये ऊपर को मूव करेंगे। ऊपर को यहाँ इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आते ही वो ऊपर को मूव करेंगे। ऊपर को मूव क्यों करेंगे? अपना मास कम होने की वजह से। जितना मास उनका कम होगा उतना वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की ओर मूव करेंगे, और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे गैस में चले जाएंगे। और गैस में जाने के बाद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब आएंगे तो सीधा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर को मूव करेंगे, और ऊपर को ये बिल्कुल टॉप जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का एरिया होगा यहाँ पे ये वेपर्स सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे, और कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि वेपर 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट होकर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे। इन कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले तमाम हाइड्रोकार्बन्स के इस मिक्सचर को यहाँ पे जो कलेक्ट होंगे, इस मिक्सचर को कहा जाता है पेट्रोलियम गैस। अब इसमें ये भी एक पेट्रोलियम गैस जो है ये कितने टेम्परेचर पे जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो सारे के सारे पेट्रोलियम कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स वेपराइज होके इस एरिया में चले जाएंगे, और इसी को बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस एक कंपाउंड नहीं है, ये भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, बट कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है। अच्छा, अब जब कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले तमाम हाइड्रोकार्बन्स वेपराइज होके गैस में कन्वर्ट होके इस क्रूड ऑयल में से यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके बाद जब 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ के जब बढ़ेगा तो फिर देखो ये जो है ना कार्बन 1 और कार्बन 4 और कार्बन 2, 3 इनका मास कम है,
इनका अगर मैस कम है ना तो इनको कम एनर्जी चाहिए यहाँ से लिक्विड से गैस में जाने के लिए। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बड़े आराम से यहाँ इस लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे। अब जबकि कार्बन 5 जैसे कार्बन 5 हो गया, कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6 वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनका मैस ज़्यादा होगा। कार्बन नंबर बढ़ गया, हाइड्रोजन नंबर बढ़ गया, तो उनका मैस ज़्यादा हो गया। अगर मैस ज़्यादा हो गया तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए इस लिक्विड में से गैस में जाने के लिए, वेपराइज होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए अगर उनको, तो फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ के 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्बन 5 से लेके कार्बन 7 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन 5 से मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 5 कार्बन होंगे, जिसमें 6 होंगे, जिनमें 7 कार्बन होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ से क्या होना शुरू हो जाते हैं, वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये वेपराइज होना यहाँ से शुरू हो जाते हैं तो फिर ये ऊपर को मूव करेंगे, और चूंकि इनमें कार्बन नंबर 5, कार्बन 6 है, कार्बन 7 है, तो हाइड्रोजन भी इस हिसाब से ज़्यादा होंगे, तो इनका मैस इनकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ज़्यादा ऊपर को मूव नहीं कर सकेंगे। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यहाँ ठीक पेट्रोलियम गैस के नीचे वाले यहाँ वाले एरिया में कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस के बीच सारे के सारे वेपराइज होते जाएंगे और यहाँ पे गैसियस फॉर्म में कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और इस कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को कहा जाता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर। अब पेट्रोलियम ईथर जो है ये 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो सारे के सारे वेपराइज होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद जब ये कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले सारे के सारे वेपराइज हो जाएंगे तो उसके बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 80 से जब टेम्परेचर बढ़ेगा 80 टू 170 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्बन 7 से कार्बन 10 तक वाले, यानी कार्बन 7 से कार्बन 10 तक वाले का मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 7 कार्बन होंगे और ऐसे जिनमें 8 कार्बन होंगे, जैसे जिनमें 9 और जिनमें 10। तो चलो हम कार्बन 10 वाला कंपाउंड बना लेते हैं, 1 2